नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष पिछले कुछ समय से यूजीसी नेट के संदर्भ में कुछ रचनाएं लेकर आ रहे हैं। उनमें एक यूनिट में नाटक संकलित किए गए हैं, जिनमें कई नाटक हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। उसी क्रम में एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी का नाटक है। ये मोहन राकेश जी का चित्र है। मोहन राकेश जी का एक नाटक आधे अधूरे अभी चल रहा है। एक या दो वीडियो में उसको कंप्लीट हम आपके समक्ष लेकर आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि पात्र परिचय होता है। जैसा कि विदित है, ये नाटक पूर्णतः नाटक नहीं है, एकांकी है। एकांकी का मतलब इसमें एक ही अंक है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में 5-5, 6-6 अंक होते हैं, बहुत बड़ा-बड़ा अंक होता है एक ही। तो इस नाटक में एक ही अंक है, इसलिए इसको एकांकी कहा जाता है। पात्र परिचय देख लीजिए आप एक बार पहले। अंबिका ग्राम की एक वृद्धा, मल्लिका उसकी पुत्री, कालिदास कवि, दंतुल राजपुरुष, मातुल कवि, मातुल कवि है कोई मातुल नाम से, निपेक्ष ग्राम पुरुष, और विलोम ये भी ग्राम पुरुष ही है। रंगिणी नागरी यानी नगर की औरतें, संगिनी रंगिणी संगिनी औरतें हैं, मतलब अनुस्वार अधिकारी और अनुनासिक अधिकारी, प्रियम गुंजरी राजकन्या और कवि पत्नी। ठीक है। इसमें मुख्य पात्र जो है ये विलोम, अंबिका, मल्लिका, कालिदास और मातुल, दंतुल, यही रहेंगे बस। देखिए, शुरू करते हैं। अंक एक, जैसा कि नाटक के नाम में ही है आषाढ़ का एक दिन, तो आषाढ़ के मौसम का चित्रण होगा सबसे पहले। देखिए, पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण तक चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़ जाता है और विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की है, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई है। बीच बीच में गेरू से स्वास्तिक चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी डोडी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं, जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए खुलता है, पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्फ का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। दोनों ओर बड़ा सा दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है, जहां बीच बीच में बिजली कौंती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोखे के कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं, जिन पर कालिख और काई जमी है। उन्हें कुसा के ढककर ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। झरोके से सटा एक लकड़ी का आसन है, जिस पर बाग छाल बिछी है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं। उन्हीं में एक उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। एक बार बार झरोके की ओर देखकर लंबी सांस ले रही है, फिर व्यस्त हो जाती है। देखिए, यहां तक तो ये दृश्य था। अब शुरू होता है दृश्य। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है और फिर अंबिका के पास आ जाती है। मल्लिका पुत्री है, अंबिका उसकी माँ है। मल्लिका भीग कर आई है कवि कालिदास के साथ में बाहर आषाढ़ में, बरसात में। और वही दृश्य है। क्या होता है दृश्य में घटित होता है, देखिए। मल्लिका मल्लिका आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, माँ, ऐसी धारदार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो, देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बिल्कुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो, वस्त्र सब वस्त्र भीग आई हूं। उन्हें केसों को चूम कर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है। अंबिका, सूखे वस्त्र अंदर तल पर है। तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए हैं।
अंदर से अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग आऊंगी और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी, परंतु माँ द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक भी खेद नहीं। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा लेती है। चारों ओर धुआंरे मेघ गिर आते हैं। मैं जानती थी कि वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतर गई। एक बार मेरा अंकुश भी हवा ने उड़ा दिया, फिर बूंदे पड़ने लगी। अंबिका से आंखें मिल जाती है। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटते हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ में नया धान निकाल लेती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं। बीच बीच में उसकी झलक भी दिखाई देती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय है। मैं चाहती थी कि उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर ही निचुड़ रहा है माँ। कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का स्पर्श। गुनगुनाने लगती है। कोवोले दलनीरेत्रो तेस्त्रम नमय। गीली वस्त्र का कहाँ डाल दूं माँ? यहीं रहने दूं? मृदु पवन विद्रुत मंदम चलती अपहुरन्मेष चेतस्मादे चेतस्मादे पथिक जननाधूत निद्वेन गोकुलानाम। बाहर आ जाती है। माँ आज के क्षण में कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया, जैसे वह सौंदर्य अस्पर्श होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावनाओं को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है। क्यों किसी को अपने तनवन की अपेक्षा आकाशों में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो मैं तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रह सकती। अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान पटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है। मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगी, मुझसे बात करो। क्या बात करूं? कुछ भी कहो। मुझे डांटो भी, भीग कर क्यों आई हूं, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान में फटक दूंगी, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है। और मैं घर में दुकेली कब्र होती हूँ, तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रख आती है। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो, मेरी घर में ही रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ। और कभी कहती हो, पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल देती है। मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? अंबिका, दूध औटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। नहीं, तुम पहले बताओ। और जाकर थोड़ी देर तल्फ पर विश्राम कर लो। मुझे अभी नहीं माँ, मुझे विश्राम करना है। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अब भी अपने बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसा करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ है माँ? तुम रो क्यों रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताती हो। दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोके के पास चली जाती है। मल्लिका का क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोके से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ?
संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। ये क्या कर रहे हैं? जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती है, और जब भी दिखाई देती है कोई न कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, तब मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मल्लिका, परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? न जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाहों में पकड़ कर रोक लेती है। माँ, तुमने बात नहीं बताई? अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है। उसकी आंखें झुक जाती है। अंबिका, अग्निमित्र आज लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। लौट आया है? कहां से? जहां मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। वह बढ़कर अंबिका के पास आ जाती है। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं। क्रम से स्वर में उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? अंबिका धान को मुट्ठी में लेकर जैसे मसलती हुई छाछ से गिराने लगती है। मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वह लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार? मैं कब कहती हूं कि मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर झटक कर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मैं तुम्हारे अधिकार की बात कर रही है, नहीं कर रही। तुमने कहो, मैं कह रही हूं आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है। मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख जाती है। ऐसा क्यों नहीं कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। मैं जानती हूं तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका बाहें घुटनों पर रखकर उन पर सिर टिका लेती है। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है। तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना को एक भाव का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंचाती है। और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र और कोमल अनश्वर है। हैं? मल्लिका, माँ, तुम पर तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भाव का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भाव का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है? भावना में भाव का वर्ण है? मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती रहती है। जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं होती माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका फिर धान फटकने लगती है। मैं नहीं जानती। मल्लिका, सच तो यह है कि माँ की ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेश और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिल रहती है। मैं उससे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश तथा विवशता की रेखाएं एक साथ खिंच आती है। माँ, मल्लिका कहती है, माँ। अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन, परंतु मुझे उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्योडी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती है और वह छाछ लिए उठ खड़ी होती है। क्षण भर ड्योडी की ओर देखती रहती है, फिर अंदर को चल देती है। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम क्यों चल दी? माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। चली जाती है। कालिदास एक
हिरण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होने होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। फिर हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल ध्रुवा खाएंगे ना। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर आती है। मल्लिका, ये आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे इससे आहत किया? क्या यह दक्षिण की तरह यहाँ भी? कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में कई आकृतियां देख रहा हूँ। झरोके के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हम थोड़ा सा दूध पी लेता है। मल्लिका, थोड़ा सा दूध हो तो इसे भी भाजन में ले लो। मल्लिका, माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तन के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई बहुत अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांस के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगता है। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उंडेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे? यह कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूं जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा स्नेह मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका, सच? माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका दूध मुंह से निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध पिएंगे, हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण का मुंह दूध से मिला देता है। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उसके निकट आता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं है। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारा कभी का परिचय नहीं है, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण शावक को उठा ले आने में मैं तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों के घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूं। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूं। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर? जान पड़ता है कि चोर के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाने का लज्जा नहीं आती?
दंतुल क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाहों से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मुझे लौटा देंगी। कालिदास, इस प्रदेश में हरिण शावकों का आखेट नहीं होता राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे, ग्रामीण युवक अपराध और अन्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देरी हो रही है, या हरिण शावक मुझे दे दो। यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी आस्तरण पर सहसा अंबिका अंदर से आती है। सहसा अंबिका अंदर से आती है। अंबिका क्या कहती है देखिए, इस घर के तल्प और आस्तरण हरिशावकों के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम्हें देख रही हो माँ? हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। मुझे दे दो मल्लिका। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है दंतुल, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास, ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, बिना उसकी ओर देखे डोडी में चल देता है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि और अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द सुनाई देता है। संभवतः दंतुल, संभवतः तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो, तुम्हारे लिए यह प्रश्न का अधिकार है, उसके लिए संवेदना का। कालिदास, निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? मल्लिका, हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कवि कालिदास हैं? मैं कैसे जानता हूं? उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका, उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वरुचि उन्हें इसी उद्देश्य से उन्हें उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तब्ध सी हो जाती है। मल्लिका, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन? दंतुल, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है, फिर जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है, उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे से पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ ऐसे अस्थिर है जैसे वे अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हों। मल्लिका निचला ओठ दांतों में दबाए दौड़कर उसे निकट आती है। मल्लिका, तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका, गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। मल्लिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना चाहिए। आतिथ्य? मैं चाहती हूँ कि इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ। पात्र ऊंचा उठाकर अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। तुम कितनी निष्ठुर हो माँ,
तुमने सुना नहीं, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम। अंबिका, दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह न हो तो तुम्हारे लिए आश्रम बिछा दूं। मैं जैसी निष्ठुर हूं, रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल देती है। मल्लिका, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? नहीं, तुमने नहीं कहा। दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट दूध पी जाती है और फिर पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा देती है और स्वयं उसकी गोद में लेट जाती है। मल्लिका, माँ, तुम सोच सकती हो मैं आज कितनी प्रसन्न हूँ। मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है। अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। उठने का प्रयत्न करती है मल्लिका, उसे रोक रहती है। मल्लिका, नहीं उठो। नहीं नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो। राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ। उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। सहसा अंबिका की गोद से हट कर बैठ जाती है। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछन और प्रताड़ना ही मिलती है, अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। मल्लिका, क्यों माँ? क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम्हें उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? अंबिका, मेरी यह अवस्था बीत चुकी, जब से यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। अंदर जाने लगती है। मल्लिका उठ खड़ी हो जाती है। मल्लिका, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती है। अंबिका, जहां दोष है वहां अवश्य वह दोष देखती है। उनमें क्या दोष दिखाई देता है? वह व्यक्ति आत्म सीमित है। संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं। कवि लोगों के लिए यही टिप्पणी होती है मित्रों। मल्लिका, इसलिए कि वे मातुल की गौएं न हाके कर बादलों में खो रहते हैं। अंबिका, मुझे मातुल से और उसकी गौओं से प्रयोजन नहीं। मैं केवल अपने घर को देख कर कह रखती हूँ। बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथों से पकड़कर झरोखे के पास आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। वह भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती। अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती है। परंतु तुम लोग उसे नाम देते हैं। परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? मल्लिका, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रहती है। उस साधनाहीन और अभावनाग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? अंबिका, और अब जबकि उसका जीवन साधनाहीन और अभावग्रस्तहीन नहीं रहेगा। मल्लिका कुछ क्षण भर चुप रहकर अपने पैरों को देखने लगती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। यह अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका संबंध ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उनका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं। कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं रह होगी। तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो कि यह मेरी नहीं विलोम की भाषा है। मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण चुप बैठी रहती है और फिर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता है।
आगे का बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने व्यर्थ अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने देते हैं। मातुल, अंबिका, अंबिका घर में हो कि नहीं? अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखती है। मातुल अस्त व्यस्त सा आता है। मातुल, हो, घर में ही हो। आज सारे ग्राम की घोषणा करने जा रहा हूं कि मेरा इस कवि कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। अंबिका, क्या हुआ है आर्य मातुल? मातुल, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया क्या इसी दिन के लिए कि यह एक दिन इस तरह कुलद्रोही बने? परंतु उन्हें तो सुना है राज की ओर सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी में से कोई आचार्य आए हैं। यही तो कह रहा हूं, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं, आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। किंतु मातुल, 2 रथ और 2 रथवाह और 4 अश्वारोही उनके साथ हैं। मैं तुम्हें से नहीं कहता कि अंबिका की और हमारे परपितामह के एक दोहित्र पुत्र का गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका, तुम अपने भागिने की बात कर रहे हो? भागिने मतलब जीजा। उसी की बात कर रहा हूं अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और वे वंशातंस कहते हैं। मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राज की मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं कहती हूं। नहीं हूं। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मल्लिका कुछ क्षण विस्मित सी खड़ी होती है। कैसे विस्मित सी खड़ी रहती है मल्लिका। वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते? मातुल, ऐसी समझ में नहीं आता कि इसे क्रय विक्रय की बात क्या है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो। नहीं कि कविता का मूल्य ही क्या है? मल्लिका, कविता का क्या मूल्य? कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ छुपता है। अंबिका कुछ सोचती सी अपने अंकुश को उंगलियों से मसलने लगती है। अंशुक को। अंबिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल उसी तरह टहलता है। मातुल, अवश्य जाएगा। वे लोग इसके अनुचर हैं जो अभिस्तुति करके इसे ले जाएंगे। अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदारता उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है और तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिने लोकनीति में भी निष्णात है। मातुल सहसा रुक जाता है। मातुल, ये लोकनीति है तो मैं कहूँगा कि लोकनीति और मूर्ख नीति दोनों एक ही अर्थ है। फिर टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन भी बदल सकता है और मन बदल भी गया तो बदल गया। फिर रुक जाता है। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं। फिर एक साधारण व्यक्ति ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निपेक्ष बाहर ले आता है। निपेक्ष, मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा कि जब तक लौट कर नहीं आ जाऊं आचार्य के पास रहना। निपेक्ष, परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हों तो मुझे तुरंत सूचना दे। मातुल, यह भी कहा था, परंतु वह भी तो कहा था। यह कहा तुम्हारी समझ में नहीं आ गया? समझ में आ गया, वह नहीं आया। निपेक्ष, किंतु मातुल, किंतु क्या? मातुल मूर्ख है। बताओ, तुम्हें मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि वे अपने साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट होती है। जिसे प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। मातुल के मुख की रेखाएं विस्तीर्ण की रेखाओं में बदल जाती है। मातुल,
कालिदास की कविता फिर टहलने लगता है। न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। फिर रुककर अंबिका की ओर देखता है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं, तुम लोकनीति की बात कहती हो। आप एक हरिण शावक को गोद में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्य से मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु, यह समय इस रूप में घर में जाने का नहीं। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है और मातुल फिर टहलने लगता है। अंबिका, मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ले आओ। मल्लिका उठने लगती है परंतु मातुल उसे रोक देता है। मातुल, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निपेक्ष अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल कोने तक जाकर लौटता है। मैंने कहा, कविवर्य आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। रुक जाता है। सुनकर रुके, रुककर जलते अंगारे किसी दृष्टि मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसे कहा जैसे कि राजकीय मुद्रा उसके विरह में घुली जा रही हो। और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ उसके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निपेक्ष से आचार्य के पास बैठने को कहा कहकर आया था और यह दुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे चला आया। निपेक्ष, किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था कि मातुल, और मैं समाचार के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया, अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए। अब इतना कीजिए कि वे कवि कुलगुरु शिरोमणि जहाँ भी हो उन्हें ढूंढ कर ले आइए। बाहर की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य है कि मैं मेरा कर्तव्य है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं। और मन कहता है कि उसे जहां देखूं वहीं चोटी से पकड़ कर चला जाता है। निपेक्ष, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है, परंतु कालिदास इस समय है कहाँ। कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। अपने आपने उन्हें देखा? निपेक्ष, देखा है, परंतु आपने मातुल से कहा नहीं। मल्लिका, नहीं, मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां जाए। मल्लिका, क्यों? क्या आप उन्हें नहीं चाहते हैं कि कालिदास? निपेक्ष, मैं चाहता हूं कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उसके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थितियों को समझना नहीं चाहते हैं। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए आतिथ्य लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी विचक्षणता! अंबिका, कैसी विचक्षणता है? निपेक्ष, विचक्षणता? विचक्षणता ही तो है। इसमें विचक्षणता क्या है अंबिका? अंबिका तीखी दृष्टि से निपेक्ष को देखती है। अंबिका, राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है और कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं। निपेक्षता निपेक्ष, कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं। अंबिका, मुझे विश्वास है कि उन्हें राज्य के सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इसे पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाना चाहती है जिधर बर्तन आदि पड़े हैं। अंबिका, नहीं चाहता हूं। एक थाली लाकर कुंभ से उसे चावल निकालने लगती है। निपेक्ष, मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है और मल्लिका की आंखें झुक जाती है। केवल एक व्यक्ति है जिनके अनुरोध से संभवतः ये हट छोड़ दे। अंबिका निपेक्ष की अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका निपेक्ष की अर्थपूर्ण दृष्टि को फिर मल्लिका को देखती है। अंबिका, हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या न छोड़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। थाली के लिए चूल्हे से थाली के लिए चूल्हे के निकट चली जाती है और
उन दोनों की ओर पीठ किए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। निपेक्ष कालिदास अपनी भावुकता में भूल कर रहे हैं। इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती, तो उसमें बाधा क्या है? निपेक्ष मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ वह रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। निपेक्ष उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं होगा, परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वहीं रहेंगे। एक स्थानीय कवि जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं, वे कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती है। मल्लिका नहीं नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है। अंबिका मल्लिका मल्लिका स्थिर दृष्टि से अंबिका की ओर देखती है। माँ अंबिका, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूं। निपेक्ष बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। अंबिका यह महत्वपूर्ण क्षण है। मैं माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए। आर्य निपेक्ष बिना अंबिका की ओर देखे बाहर चली जाती है। चल देती है अंबिका की आंखें आंख बिना अंबिका की ओर देखे बाहर चली जाती है। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है जो पराजय के भाव में बदल जाती है। निपेक्ष अंबिका के भाव को लक्ष्य करता क्षण भर रुक जाता है। निपेक्ष क्षमा चाहता हूँ अंबिका। मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका के कुछ क्षण आंखें मूंद कर खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है और जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों से आंसू उमड़ आते हैं। उन्हें फिर आंचल पहुँच लेती है। प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका के कंठ से रुंधा सा स्वर निकला। अंबिका भावना ओहो आंचल में मुंह छिपा लेती है। प्रकाश कुछ और क्षीण हो जाता है। तभी ड्योढ़ी के अंधेरे में अग्निकोष्ठ की लो चमक उठती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर रुका रहता है और फिर पास चला आता है। अब देखिए यहाँ पर दृश्य बदलना चाहिए था, लेकिन ये दृश्य ही एक है। असल में भलाई अंक इसमें अधिक हो, लेकिन दृश्य ज़्यादा नहीं बदल रहे हैं। कुल मिलाकर के एक दृश्य यहाँ पर हम समाप्त समझ सकते हैं, क्योंकि अब एक नहीं दो समझ सकते हैं। पहला दृश्य हम समझेंगे कि मल्लिका और अंबिका की बात पर। दूसरा दृश्य, तीन दृश्य खत्म हो जाते हैं वैसे तो। पहला दृश्य मल्लिका और अंबिका की बात पर। दूसरा दृश्य जब राजपुरुष आता है तब। तीसरा दृश्य मातुल आता है तब। पर्दा एक ही रहता है, फिर दृश्य भी एक ही रहता है, लेकिन इसके तीन भाग लगभग, मतलब तीन दृश्य खत्म हो गए हैं। अब एक दृश्य भी इसी में है, अंक भी इसी में एक से ज़्यादा है, परंतु होना ये चाहिए कि एक अंक ही होना चाहिए। कोई बात नहीं है, नाटक है, नाटक कृति में इसे दिया गया है। नाटक बहुत रुचिकर है और बहुत अच्छा है, बहुत प्रसिद्ध भी है और आपको परीक्षा में बहुत मदद दिलाने वाला है। यहाँ एक मूल भावना और मूल पाठ की दृष्टि से आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप नाटक में इस तरह खो जाइए जैसे आपकी कहानी है। मेरी गारंटी है आप इसमें से एक भी प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे। इन्हीं बातों के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।